एंटेना और प्रोपोगेशन की बात करेंगे। एंटेना एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या सिस्टम है उन कंडक्टर्स का जिसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है। ट्रांसमिशन क्या करता है, ये रेडिएट करता है। अगर आप इस तरीके से देखें, ये आपका ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेस में, और इसी तरीके से रिसेप्शन क्या करेगा, ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये इसी एनर्जी को या किसी एनर्जी को कलेक्ट करेगा अपने सर्किटरी के तहत। तो अगर दो वे कम्युनिकेशन है तो एक ही एंटेना ट्रांसमिशन रिसेप्शन का भी काम कर सकता है। तो रेडिएशन के कौन से पैटर्न होते हैं, एक तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रेडिएशन प्रॉपर्टी का एक एंटेना का, और इसको 2 डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन से दिखाते हैं। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा आगे डिस्कशन में। बीम विड्थ क्या होती है, ये होती है जो डायरेक्टिविटी है एंटीना की। जैसे ये एंटीना है तो इसको आप हाफ पावर बीम विड्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो इसकी डायरेक्टिविटी है उसे हम उसकी मेजर को बीम विड्थ कहते हैं। रिसेप्शन पैटर्न भी होता है, रिसीविंग एंटेनास इक्विवेलेंट टू रेडिएशन पैटर्न, ये रिसेप्शन पैटर्न होता है। अब किस किस टाइप के एंटेनास होते हैं हमारे पास, एक तो आइसोट्रोपिक एंटेना होता है जो आइडियल होता है। ये क्या करता है कि जैसे पूरे डायरेक्शन में, पूरे 360 डिग्री में ये पूरी प्रोपोगेट करता है पावर को इक्वली सारे डायरेक्शन रेडिएट करता है। डायपोल एंटीना होते हैं, ये हाई वेव डायपोल एंटीना होते हैं, क्वार्टर वेव वर्टिकल एंटीना होते हैं। वर्टिकल एंटीना आपने देखा होगा टावर मोबाइल वगैरह के घरों पे जो लगे होते हैं ना मोबाइल्स के लिए, वो सब आपको मार्कोनी एंटीना, हर्ट्ज एंटीना इनको कहते हैं। तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव एंटीना जो ऐसे गोलाकार बने होते हैं, आपने टीवी रेडियो स्टेशंस में देखे होंगे। तो एंटीना गेन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। तो एंटीना गेन होता है पावर आउटपुट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किससे कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर टू दैट प्रोड्यूस्ड इन एनी डायरेक्शन बाय अ परफेक्ट ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो आइसोट्रोपिक एंटीना जो कि पूरी जगह पे इक्वल पावर रेडिएट करता है, अगर हम एक पावर आउटपुट देखें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जो एंटीना है यहाँ पर जब छोड़ेगा अपनी रेडिएशन, तो ये एक सॉलिड एंगल बनाता है। तो इसका कंपैरिजन किससे, आइसोट्रोपिक एंटीना से, उसे हम एंटीना गेन कहते हैं। इफेक्टिव एरिया तो खैर इसका जो शेप है, साइज है, वो इसका इफेक्टिव एरिया है। तो एंटीना गेन उसका रिलेशनशिप क्या होगा, एंटीना गेन और इफेक्टिव एरिया का, वो इससे आता है G = 4πAE/λ²। G इसमें एंटीना गेन है, A इसका इफेक्टिव एरिया है, F इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी है। आपको F नहीं दिख रहा, लैम्डा को अगर मैं C = F लैम्डा लिख दूं तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो आपको F और C दोनों मिल जाएगा। C स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा कैरियर वेवलेंथ है, F फ्रीक्वेंसी है। प्रोपेगेशन मोड्स 3 टाइप के हैं, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और लाइन ऑफ साइट। अगर ग्राउंड वेव मानेंगे आप तो ये ग्राउंड मतलब एक तरीके ग्राउंड को चूमती हुई जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये कंटूर ऑफ द अर्थ को फॉलो करती है। जो ये कंटूर देख रहे हैं ना आप, ये गोलाई जो है इसको फॉलो करेगी, उस पूरी तरीके से उसके तहत ही आगे बढ़ेगी, उसको बैकग्राउंड लेके, और काफी दूरी तक जा सकती है ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 मेगाहर्ट्ज तक, जैसे आपका AM रेडियो है। स्काई वेव प्रोपेगेशन होता है जिसमें हम स्काई वेव पे भेजते हैं। अब देखिए आयनोस्फीयर से टकराया, वापस आया, फिर गया, इसको नंबर ऑफ हॉप्स कहते हैं। ये स्काई वेव प्रोपेगेशन है, स्काई पे जाके वापस आ रहा है, फिर एंटीना इसे रिसीव करता है। तो ये सिग्नल विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनाइज्ड लेयर, जो सिग्नल आयनाइज्ड लेयर से वापस आ रहा है, और नंबर ऑफ हॉप्स देखिए कि बैक एंड फोर्थ कितने कर रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 बार ये ऊपर टकराया, जमीन से भी और ऊपर आयनोस्फीयर से भी। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है, और इसका एग्जांपल है एमेचर रेडियो और CB रेडियोस। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन में आपका जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है ये लाइन ऑफ साइट में होते हैं एकदम। तो इसमें जो दोनों पार्टी है वो बिल्कुल एक दूसरे को देखने चाहिए। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, वो तो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाता। फिर ग्राउंड कम्युनिकेशन है एंटेनास विद इन इफेक्टिव लाइन ऑफ साइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, जहाँ पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लाइन ऑफ साइट वहीं कर सकते हैं जहाँ पर आपका कहीं कोई रिफ्रैक्शन के कारण चीज़ें वो खराब ना हो जाए। तो रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ माइक्रोवेव बाय द एटमॉस्फेयर। जैसे रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि कोई भी एक मीडियम से
एक μ1 से एक μ2 तक चलेगा, जिससे स्नेल्स लॉ बताता है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चलेगा तो बेंडिंग होती है थोड़ी सी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फंक्शन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एंड व्हेन जो वेलोसिटी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो फंक्शन होती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम की। और जैसे ही ये वेव चेंज होता है मीडियम, तो स्पीड भी चेंज हो जाती है, जैसे क्योंकि वेलोसिटी इस डेंसिटी से रिलेटेड है, तो ये बेंडिंग होती है इसकी। लाइन ऑफ साइट की इक्वेशन अगर हम ऑप्टिकल लाइन ऑफ साइट देखेंगे तो d इज इक्वल टू 3.57 अंडर रूट h है। इसमें ये d है आपका डिस्टेंस एंटीना और हॉरिजॉन के बीच में, और आपका जो इफेक्टिव या रेडियो लाइन ऑफ साइट है वो 3.57 अंडर रूट kh है। k जो इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर है 4/3 लेते हैं इसको। अगर दो एंटेनास के बीच में अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल देखें, अगर एलओएस पॉसिबल है कि नहीं, तो 3.57 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और अंडर रूट kh1 प्लस अंडर रूट kh2, इसमें h1 और h2 जो है हाइट ऑफ फर्स्ट एंटीना एंड सेकंड एंटीना है। अब इम्पेयरमेंट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, आधी बात तो मैं इम्पेयरमेंट्स की करूँगा, क्योंकि आप भेज तो रहे हैं लेकिन कितना ज़्यादा एटेन्यूएशन होता है। एटेन्यूएशन जैसे जो कमी होती है, कुछ जैसे आप 10 भेज रहे मिल 8 रहा है, 10 भेज रहे मिल 2 रहा है, तो ये जो कमी आ रही है ना, उसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं। एटेन्यूएशन और डिस्टॉर्शन, फ्री स्पेस लॉस जो होता है, नॉइस है, एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्ब कर लेती है, मल्टीपाथ एक पाथ से नहीं कई पाथों से पहुंच रहा है, रिफ्रैक्शन जो मैंने बेंडिंग बताई, और थर्मल नॉइस तो होती है। एटेन्यूएशन का मतलब ये है कि जब ये सिग्नल जा रहा है, ऐसे बढ़िया जा रहा है और आगे ये फेड हो जाए, तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो फॉल ऑफ हो रही है डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस जैसे आगे बढ़ेगा तो उसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं। तो एटेन्यूएशन जो अनगाइडेड मीडिया है, गाइडेड मीडिया तो ये हो गया कि वायर में भेज दिया, फाइबर ऑप्टिक में भेज दिया, है ना, जो जब वायर हो गया तो वो गाइडेड मीडिया हो गया। अनगाइडेड मतलब आपने हवा में छोड़ दिया। तो वो अनगाइडेड मीडिया में जो एटेन्यूएशन फैक्टर है अनगाइडेड मीडिया में, तो जो रिसीवर है उसके पास इतना सफिशिएंट सिग्नल होना चाहिए तो ताकि उसकी सर्किटरी पढ़ तो सके कि रिसीवर ने क्या भेजा है, और सिग्नल जो है इतना कम से कम उसको इतना मेंटेन करना चाहिए अपना स्ट्रेंथ, या फिर इतने अपना लेवल इतना ऊपर रखना चाहिए नॉइज से, ताकि वो रिसीव किया जा सके बगैर किसी एरर के। तो एटेन्यूएशन हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होता है, इसलिए डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है यहाँ पे। फ्री स्पेस लॉस की बात करेंगे तो अगर एक आइडियल आइसोट्रोपिक एंटीना है PT/PR, तो वो 4πD का पूरा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो इसमें PT आपका सिग्नल पावर है ट्रांसमिटिंग एंटीना में, PR है सिग्नल पावर रिसीविंग एंटीना में, लैम्डा जैसे कैरियर वेवलेंथ है, D प्रोपगेशन बिटवीन टू एंटीना, 2 डिस्टेंस है, C स्पीड ऑफ लाइट है, और 4πD का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर हो गया। ये तो आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए हो गया। अगर इसको DB में करना है, DB में करने के लिए सबसे इजी काम है, DB में 10 log लगा दीजिए उसके सामने, तो इसके आगे 10 log लगा दें, तो 10 log करने पर ये आ जाएगा 20 log F प्लस 20 log D माइनस 147.56 dB। और फी स्पेस लॉस ये तो हमने क्या किसके लिए लिया था, आइसोट्रोपिक एंटीना के लिए, लेकिन अगर हम नॉर्मल के लिए लें किसी भी एंटीना के लिए तो ये होता है 4π² D²/GR/GT लैम्डा स्क्वायर। तो πD²/AR/AT हो जाता है, एरिया यहाँ से निकाल लेंगे, एरिया मिल जाएगा इसको। तो CD²/F²ART, जिसमें GT गेन है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, GR है गेन रिसीविंग एंटीना का, AT आपका इफेक्टिव एरिया है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, AR है इफेक्टिव एंटीना रिसीविंग एंटीना। तो फ्री स्पेस लॉस अगर देखा जाए तो अगेन फिर DB में हम निकालना चाहें तो ये निकाल सकते हैं, -20 log F प्लस 20 log D माइनस 10 log AT/AR प्लस 169.54 dB। जो नॉइजेस होती हैं, जो बेसिकली एक सिग्नल होता है, नॉइज होता है, नॉइज भी सिग्नल होती है। अब वो चीज़ हमें जो पसंद नहीं है या फिर जो हम नहीं चाहते, जो जिसको दूर करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हैं, थर्मल नॉइज, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज, क्रॉस टॉक और इम्पल्स नॉइज। तो थर्मल नॉइज क्या होगी, थर्मल नॉइज तो एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, सभी डिवाइसेस में होती है, इसको एलिमिनेट कर नहीं सकते, क्यों आप कम कर सकते हैं। टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा अपने आप ये थर्मल नॉइज आ जाएगी, और खासतौर पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए तो बड़ा घातक है ये। अच्छा, जो इसको कैसे निकाला जाता है, N0 का KT, जिसमें N0 आपका है नॉइज पावर डेंसिटी इन वॉट, किसके लिए, 1 हर्ट्ज, एक बैंडविड्थ के 1 हर्ट्ज के लिए कितना नॉइज पावर डेंसिटी है वॉट में, और K है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये 1.38 × 10⁻23 है। T टेम्परेचर इन केल्विन है। अगर इसको
नॉइस जो है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट माना जाता है। थर्मल नॉइस अगर कोई बैंडविड्थ बी है तो उसके लिए n इज इक्वल टू KTB निकाला जाएगा। बस उसको डेसिबल वाट में निकाल लीजिए। -228.6 dB वाट प्लस 10 log T टेम्परेचर 10 log B ये बैंडविड्थ। नॉइस टर्मिनोलॉजी में इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज होती है। ये कब होती है? ऑकर इफ सिग्नल्स विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी शेयर द सेम मीडियम। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है, तो ये एक ही चैनल में आ रहे हैं, तो सम कहीं ना कहीं सम होगा, कहीं डिफरेंस होगा, तो इसे इंटरमॉड्यूलेशन नॉइज कहते हैं। क्रॉसटॉक क्या होता है? जो सिग्नल पाथ है उनके बीच में अनवांटेड कपलिंग हो जाती है। जैसे आपका सिग्नल जो पाथ है, अब इसमें कपलिंग हो गई, मतलब जोड़ हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्रॉसटॉक कहते हैं। क्रॉसटॉक जैसे होता है ना, आप किसी को फोन कर रहे हैं, कोई किसी और की आवाज सुनाई दे रही है, तो वो क्रॉसटॉक होता है। अब इम्पल्स नॉइज क्या होती है? इरेगुलर नॉइज, इरेगुलर पल्स या नॉइज, एकदम से खट से कहीं से आ गए, एकदम आपको एकदम, आप कुछ गाना सुन रहे हैं, मान लीजिए एकदम चू से आवाज आई, एकदम आपके कान को हिट की, वो जो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की नॉइज, हाई एम्पलीट्यूड की, उसे हम वो खासतौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस के लिए, कोई फॉल्ट या फ्लॉ के कारण आती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसे हम इम्पल्स नॉइज कहते हैं। तो एक्सप्रेशन जो EB/m0 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। EB/m0 ये होता है, EB ये है एनर्जी, ये एनर्जी, और BE से एनर्जी है, B से बीट है, तो एनर्जी पर बिट, और ये डिवाइडेड बाय है n नॉइस, और एक 0 पावर डेंसिटी पर हर्ट्ज, तो ये है एनर्जी पर बिट डिवाइडेड बाय नॉइस पावर डेंसिटी, नॉइस पावर डेंसिटी पर हर्ट्ज। तो EB/n0 ये S/R/n0 S/KTR। देखिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो या कैरियर टू नॉइज रेशियो ही होता है। बस अगर आप इसको CNR या कैरियर टू नॉइज रेशियो निकालना चाहते हैं तो EB/n0 को आपको फ्रीक्वेंसी और इंटू F/B करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करके, है ना। तो ये आपको बताता है द बिट एरर रेट फॉर अ डिजिटल सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ EB/n0। EB/n0 आपको बताएगा बिट एरर रेट, इसीलिए किया जाता है। और अगर आपके पास ये EB/n0 है, given a value of EB/n0 to achieve a desired error rate, parameters of this formula can be selected। तो आपको क्या एरर रेट चाहिए, उसके हिसाब से EB/n0 आपको मिलेगा। एज बिट रेट आर इंक्रीजेज, जैसी बिट रेट बढ़ेगा तो ट्रांसमिटेड सिग्नल पावर मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन रिक्वायर्ड EB/0। तो अगर आपका बिट रेट जो R है, जो डिजायर एरर रेट अगर बढ़ रहा है, तो आपको ट्रांसमिशन सिग्नल पावर बढ़ाना पड़ेगा ताकि EB/n0 मेंटेन रहे, यानी कि एनर्जी पर बिट टू नॉइस पावर डेंसिटी पर हर्ट्ज। और भी इंपेयरमेंट्स हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्प्शन ही है, वाटर है, ऑक्सीजन है, सब एब्सॉर्ब कर लेते हैं। मल्टीपाथ है, डिफ्रैक्शन है, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। देखिए ये आपका है, जैसे मान लीजिए इधर से जा रहा है, तो यहाँ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ चला आया, इधर पे आ गया, ये डिफ्रैक्ट हो गया क्योंकि इसके एकदम कोने वाली एज मिल गई। यहाँ पर वो आया, उसको कोई मिला नहीं, तो सीधा उसने स्कैटर कर लिया, तो ये स्कैटरिंग है। तो रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि आप अगर आपके पास कोई ऐसे बड़ा सा वो आ जाए सरफेस, रिफ्लेक्ट कर दिया आपने, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्रैक्ट मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन किसका हो रहा है, डी का हो रहा है। तो अगर आपके शार्प एज आ जाए या फिर वैसी चीज़ आ गई जहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर सकते, तो ये इसको डिफ्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से इधर तक आ जाएगा। स्कैटरिंग का मतलब ये है कि जब आप कोई जब सिग्नल के जो आ रहा है और उसका साइज जिससे टकरा रहा है या फिर उसके पास पहुंचा, जिसका वेवलेंथ का साइज है उस चीज़ का, तो फिर ये स्कैटरिंग हो जाएगी। इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। और जो मल्टीपाथ है, तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, एक टकरा के आ रहा है, एक डायरेक्ट आ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जोड़ घटाव होगा, तो इससे तो प्रॉब्लम आएगी। इंटर सिंबल इंटरफेस मतलब है कि एक अभी आ रहा है, एक थोड़ा सा डिले होके आ रहा है, तो वो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होता है। फेडिंग देखिए कितने टाइप की, फास्ट फेडिंग, स्लो फेडिंग, फ्लैट फेडिंग, सिलेक्टिव फेडिंग, रिले फेडिंग, रेशन फेडिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा कंपनसेशन भी कर सकते हैं। कंपनसेशन भी है, जैसे फॉरवर्ड एरर करेक्शन है, एडेप्टिव इक्वलाइजेशन है, डाइवर्सिटी टेक्निक्स है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन में है कि ट्रांसमीटर कुछ एरर कोड दे देगा, वहाँ पर पहुँचेगा, वहाँ पर वो एरर चेक करेंगे, अगर एरर आया तो उसे ठीक कर देंगे, जैसे एरर करेक्शन और डिटेक्शन में आता है। एडेप्टिव इक्वलाइजेशन में यह है कि कैन बी अप्लाइड टू ट्रांसमिशन दैट कैरी एनालॉग और डिजिटल, दोनों के लिए है। अच्छा, ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के लिए होता है एडेप्टिव इक्वलाइजेशन।
इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग डिस्पर्स्ड सिंबल एनर्जी बैक इनटू इट्स ओरिजिनल टाइम। अब ये हुआ क्यों था इंटरफेस, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, एक आ रहा है सिग्नल, सेम सिग्नल है और तो एक थोड़ा डिले होके आ रहा है, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आ रही है। तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले उन सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे, सबको एक फेज में लाएंगे, फिर आगे भेजेंगे। डाइवर्सिटी टेक्निक समझिएगा। डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द इंडिविजुअल चैनल एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट फेडिंग इवेंट्स। जैसे मैंने आपको कितने फेडिंग बता दी, तो अलग अलग फेडिंग हो रही है। तो स्पेस डाइवर्सिटी टेक्निक इन्वॉल्विंग फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ, एक स्पेस डाइवर्सिटी फिजिकल ट्रांसमिशन पाथ लेंगे। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी मतलब टेक्निक्स वेयर द सिग्नल इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ और कैरिड ऑन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कैरियर। एक फ्रीक्वेंसी की जगह मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कैरियर में भेजेंगे, उसे फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी कहते हैं। और टाइम डाइवर्सिटी मतलब ये है कि जो डेटा है ओवर टाइम उसको स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।